जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप उस दिन गलत मार्ग पे चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी जिनको कहते हैं अंग्रेजी में वेल्केनोज, ठीक है, वेल्केनोलॉजी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया, और यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से कोई भी कंपटीशन हो, इस चैप्टर से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ज्वालामुखी क्रिया। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्वालामुखी होती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ज्वालामुखी होती क्या है, इसमें क्रिया कैसे होती है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, ज्वालामुखी के अंदर से क्या क्या निकलता है। ठीक, ज्वालामुखी के अंदर से क्या क्या निकलता है। फिर इनके उद्गार के संदर्भ में देखेंगे, ये उद्गार के आधार पे इसका विभाजन करेंगे हम। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम ज्वालामुखी। तो सबसे पहले ज्वालामुखी की जब हम बात करते हैं तो देखिए, ज्वालामुखी वास्तव में अगर जब शुरू हम करते हैं ज्वालामुखी को, तो सबसे पहले हमारे जेहन में ये प्रश्न आता है, हमारे जेहन में ये प्रश्न आता है कि अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है, पृथ्वी के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है वो वास्तव में किस क्षेत्र से, पृथ्वी के अंदर के किस क्षेत्र से आता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से किस क्षेत्र से वो लावा बाहर निकलता है। सबसे पहले तो यही प्रश्न हो जाता है कि ये किस क्षेत्र से बाहर निकलता है। तो दोस्तों आपको इसके पहले हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ाया है। जिस बंदे ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना ना पढ़ी हो वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है। आरजे एजुकेशनल चैनल पे आप लोग दोस्तों हैं, उस पे जाके देखिए, आपको वहाँ पे क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। ठीक है, तो जो हमारा ये मैग्मा निकलता है वो कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो एक जगह है एथनोस्फीयर, पृथ्वी के अंदर एक जगह है एथनोस्फीयर है। वो एथनोस्फीयर है कहाँ, एथनोस्फीयर है कहाँ? तो दोस्तों क्रस्ट की बात हमने की थी पिछले वाले क्लास में, मेंटल की बात की थी और कोर की बात की। तो क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट का जो निचला भाग है, मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, इसी के अंतर्गत एक लेयर है। वो लेयर काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा ठोस नहीं है, वो लेयर एकदम बिल्कुल पिघला हुआ लेयर है। वो बहुत ज़्यादा पृथ्वी पानी की तरह जो है वो लिक्विड भी नहीं है, बल्कि वह क्या है, बहुत ज़्यादा लसलसा है बिल्कुल। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म है वो। ठीक है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, एथनोस्फीयर कहते हैं। और वहीं से हमारा मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के धरातल पर आता है। वहीं से हमारा मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के धरातल पे आता है। तो दोस्तों आपकी ये समस्या समाप्त हो गई कि वास्तव में ये मैग्मा आता कहाँ से है। तो ये मैग्मा आपका जो है एथनोस्फीयर से आता है। कहाँ से आता है, एथनोस्फीयर से आता है। तो इसको हम नाम क्या देते हैं, एथनोस्फीयर। एथनोस्फीयर, यहाँ से आपका मैग्मा निकलता है। अच्छा, इसके निकलने का कारण दोस्तों आपको अगर बता दें, इसके निकलने का कारण, तो इसके निकलने का कारण वास्तव में प्लेटों की हलचलें होती हैं। ठीक है, प्लेटों की हलचलें होती है। जैसे देखिए, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे दो प्लेटें हैं। ठीक है, जैसे संरक्षी प्लेटें हैं, विनाशात्मक प्लेटें हैं। ठीक है, तो जैसे संरक्षी प्लेट है तो आपस में ये प्लेट एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही है, एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही है, बीच में गैपिंग मिला। जब ये गैपिंग मिला, ठीक है, तो इस मैग्मा ने क्या किया, कमजोर चट्टान को तोड़ के ये बाहर निकलने का प्रयास करता है और ये पृथ्वी के धरातल पे आता है। तो दोस्तों जब ये लिक्विड अवस्था में रहता है, मतलब लसलसे अवस्था में रहता है, तो ये जो अंदर से निकलता है इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया मैग्मा। क्या नाम दिया गया, मैग्मा। इसको नाम दिया गया मैग्मा। अब देखिए, ये मैग्मा जब अंदर से बाहर आता है और पृथ्वी के ऊपर यह जम जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों नाम दिया गया लावा। इसको क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। ये लावा भी दो प्रकार का होता है। ये लावा जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एसिडिक होता है और दूसरे प्रकार का होता है बेसिक। बेसिक माने क्षारीय। ये अम्लीय और क्षारीय दो प्रकार के ये लावा होते हैं। ये जो है हल्के पीले रंग का होता है,
एसिडिक जो होता है ये पीले रंग का होता है और बेसिक जो होता है ये काले रंग का होता है। ये दोनों ही काफ़ी भारी होते हैं, ठीक है, भारी होते हैं। अब देखिए अब इधर देखते हैं तो लावा जो अंदर से ये निकल रहा है इसको मैग्मा कहा गया, और आके ऊपर ये धरातल के ऊपर जम गया, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया लावा, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज़ और, अब ये अंदर से बाहर निकल रहा है दोस्तों, इस तरह से ये मान लीजिए यहाँ से निकला, यहाँ से ये निकल रहा है, यहीं से ये जमना शुरू हो गया, यहीं से जमना शुरू हो गया और जमते 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 ऐसे ऊपर एकदम बिल्कुल एक पर्वत के मानिंद बन गया। इसकी मतलब इसकी आकृति एक शंकु के आकार की होगी। शंकु क्या होता है दोस्तों, शंकु देखिए इस तरह से आपका शंकु होता है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे अगर तो इस तरह से एक शंकु की आकृति बन रही है। और शंकु आपको मैथ में शंकु पढ़ाया गया ना, मैथ में शंकु आपको पढ़ाया गया, ठीक है, शंकु। तो ये शंकु की आकृति बनती है, तो इसको कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। ये जो बना आकृति इसको कहेंगे ज्वालामुखी शंकु। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ज्वालामुखी शंकु हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर से ये जो जिस रास्ते से बाहर निकलता है, ये मैग्मा जिस रास्ते से बाहर निकलता है, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको कहा गया दोस्तों ज्वालामुखी छिद्र। इसको कहा गया ज्वालामुखी छिद्र। क्या कहा गया, ज्वालामुखी छिद्र कहा गया, ठीक है। अच्छा अब आगे देखेंगे, जब यही रास्ता जो है इस तरह से जब ये रास्ता थोड़ा सा जो है और बड़ा होने लगता है, यही ज्वालामुखी छिद्र क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, ऐसे बढ़ता है थोड़ा सा, तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया क्रेटर। क्या नाम दिया गया, क्रेटर। और इससे और ज़्यादा ये छिद्र बढ़ जाता है और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया जाता है, इसी को नाम दे दिया जाता है, क्रेटर का बड़ा रूप ही आपका काल्डेरा है, काल्डेरा, ठीक, काल्डेरा। क्रेटर का बड़ा रूप ही क्या है, काल्डेरा, ठीक है। और सबसे पहला रूप कौन है, ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी छिद्र से क्रेटर बना, क्रेटर से काल्डेरा बन गया, ठीक है। तो एक ही रूप है लेकिन साइज के आधार पे इनके नाम अलग अलग रख दिए गए। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमेशा इसमें से मैग्मा तो निकलेगा नहीं, तो जब ये मैग्मा निकलना बंद हो जाता है तो इधर ये जो है एक पानी का बहुत बड़ा स्रोत हो जाता है, इसमें पानी भर जाता है, ठीक है। तो जब पानी भर जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्रेटर झील। क्या कहते हैं, क्रेटर झील। अगर क्रेटर के साइज का है तो क्रेटर झील हो गया, और अगर काल्डेरा साइज का है तो इसको काल्डेरा झील कहा जाता है, काल्डेरा झील कहा जाता है, ठीक, काल्डेरा झील कहा जाता है। तो ये क्रेटर झील है और ये काल्डेरा झील है, ठीक है, इसी का जो है अलग अलग नाम है। अब देखिए ये चीज़ें हो गई। अब ज्वालामुखी के अंदर से दोस्तों निकलता क्या है, ठीक है, ये हमने इस तरह से पूरी कहानी इसकी पढ़ ली। अब ये देखने की चीज़ है कि इसके अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या नाम रखे गए। तो देखिए ज्वालामुखी के अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं, इसमें आपका मैग्मा निकलता है, गैस निकलता है, गैस के रूप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सब गैसें निकलती हैं। इसके बाद देखिए विखंडित पदार्थ निकलते हैं और जलवाष्प, सबसे ज़्यादा मात्रा में 60-70% इसमें से जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है, ठीक। अब देखिए इसमें से कुछ बड़े बड़े जो चट्टान निकलते हैं, बड़ी बड़ी जो चीज़ें निकलती हैं, चट्टान निकलती हैं, उन चट्टानों को क्या कहा जाता है, उन चट्टानों को बम्ब कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, उन चट्टानों को बम्ब कहा जाता है। और वो चट्टानें जब मटर के दाने के समान या छोटी छोटी होती हैं, ये जो मैग्मा इसमें से निकलती हैं, छोटी छोटी जब चट्टानें होती हैं, छोटी छोटी, ठीक है, अखरोट के आकार की, उसको क्या कहा जाता है, उसको लैपली कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है बम्ब बड़े वाले को, और छोटे आकार का जो निकलता है उसको कहते हैं लैपली, लैपली, ठीक, लैपली। अब एक चीज़ और है, देखिए मान लीजिए मैग्मा केवल धरातल पे तो गिर रहा है, लेकिन मान लीजिए कभी कभी ये पानी में इसका स्रोत निकल जाता है, ऐसे पानी में गिरने लगता है। मान लीजिए जैसे सपोज
मान लीजिए आपका जल है पूरा भरा हुआ, ये आपका जल है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मैग्मा निकल रहा है और ये जल में ऐसे गिर रहा है, जल में गिर रहा है, ऐसे जल में गिर रहा है, ठीक है, जल में गिर रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों कहा जाता है टफ। क्या कहा जाता है? टफ। इसको कहा जाता है टफ। क्या कहा जाता है? इसको टफ कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरी चीज़ें देख ली कि मतलब इसकी ज्वालामुखी की क्रिया शैली क्या है, क्रिया विधि क्या है, इसमें से क्या क्या निकलता है, ठीक है। और इसके जो आकार को है, इनको कहते क्या हैं, कहाँ से निकलता है, इन चीज़ों को हमने देख लिया। तो अब इसके उद्गार के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसके उद्गार के बारे में, तो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया? उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? वो है पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा जो है वो है शांत या मृत ज्वालामुखी। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी होता है जिसमें उद्गार हमेशा होता रहता है। कैसा होता है? हमेशा उद्गार होता रहता है, मतलब दिन में 2 बार, 4 बार, 6 बार, ठीक है, इस तरह से उद्गार होता रहता है। ये कभी बंद नहीं होता है, हमेशा उद्गार होते रहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो एटना है, स्ट्राम्बोली है, ठीक है, बैरन द्वीप है, ये सब क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी ये आपका ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें उद्गार कभी कभी होता है। जिनमें उद्गार क्या होता है? कभी कभी होता है, कभी कभी उद्गार होता है। मतलब कि कभी कभी का मतलब ये नहीं है कि 1 दिन में, 2 दिन में, ठीक है, इस तरह से नहीं। कभी कभी उद्गार का मतलब है 40 साल, 50 साल, ऐसे ही, मतलब थोड़े से लॉन्ग पीरियड में जो है जब कभी उद्गार होता है तो ऐसे ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो विसुवियस है और क्राकाटोवा, ये 2 ज्वालामुखी ऐसे हैं जो सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। शांत ज्वालामुखी की बात करते हैं तो शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें उद्गार की संभावना, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार की संभावना नगण्य है। नगण्य का मतलब ना के बराबर है, ठीक है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? देवबंद और कोह सुल्तान, जो ये 2 ज्वालामुखी जो ईरान में है, ये शांत ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए पोपा ज्वालामुखी, ये म्यांमार में है, ठीक है। भारत की बात करते हैं अगर, तो भारत का नारकोडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अब इसको मृत ज्वालामुखी घोषित कर देना चाहिए क्योंकि इसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है। वहीं बैरन द्वीप की बात करते हैं, जो बैरन ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पे जो ज्वालामुखी है भारत की, वो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, ठीक है। वहाँ अभी भी उद्गार हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ज्वालामुखी के इस चैप्टर को समाप्त किया, ठीक है। अब आइए एक बार फिर से जो है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी जो है पृथ्वी के अंदर से मैग्मा रूम से धरातल पे जो चीज़ें आती हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से आता है। जो लिक्विड फॉर्म में ये ऊपर निकलता है इसको मैग्मा कहा जाता है, और जब धरातल पे आके यही जम जाता है तो इसको लावा कहा जाता है। ये लावा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एसिडिक और बेसिक। जो एसिडिक प्रकार का लावा होता है ये पीला होता है, बेसिक वही होता है ये काला होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर से जो ये छेद, जिस छेद से बाहर आता है मैग्मा, उसको ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है। और जो ये आकार बन जाता है, ठीक है, लावा जमते जमते, इसको ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। अब देखिए, अब मान लीजिए लावा निकलना मैग्मा निकलना बंद हो गया अंदर से, तो क्या होता है? यहाँ पे क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है, क्रेटर का निर्माण हो जाता है। और इसका और बड़ा रूप क्या हो जाता है? काल्डेरा हो जाता है। और जब इसमें पानी भर जाता है तो क्रेटर झील और काल्डेरा झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें हो गई। इसके बाद देखिए
अगर ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन से हैं? मैग्मा है, गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 है, विखंडित पदार्थ निकलते हैं। सबसे ज़्यादा इसके अंदर से क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। ठीक है, जो बड़े आकार के पदार्थ होते हैं, बड़े आकार के चट्टानें होती हैं, उनको बम कहा जाता है। जो छोटे आकार की चने मतलब आपके जो छोटे आकार की होती हैं जैसे मटर के दाने के समान या फिर अखरोट के समान, उसको लैपली कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। उद्गार के आधार पर विभाजन देखते हैं तो इसमें 3 प्रकार के विभाजन किए गए हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, सुषुप्त ज्वालामुखी में कभी कभी उद्गार होता है, शांत और मृत ज्वालामुखी में इसमें एकदम बिल्कुल उद्गार की संभावनाएं समाप्त हो गई। सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत अगर जो है इसमें जो है अगर देखा जाए तो ये एटना है। ये कहाँ का है? एटना जो है इटली का है। ये है इस्तांबुली, जो ये कहाँ का है? इस्तांबुली ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसको कहा जाता है, इस्तांबुली को। ये भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप पर। ठीक है, और बैरन द्वीप कहाँ पे है? ये भारत में है। सुषुप्त ज्वालामुखी को उदाहरण की बात करते हैं तो विसुवियस है और क्राकाटोआ है। ये 2 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। शांत या मृत ज्वालामुखी ये है आपका क्या है? देमबंद और कोह सुल्तान, ये ईरान के ज्वालामुखी हैं। और म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, ये शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ज्वालामुखी के इस चैप्टर को समाप्त किया। आपके प्रश्न यहीं से फंस जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल पे आइए, खुद भी पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। ठीक है, लोगों तक ये बात शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है, उस तक ज्ञान का भंडार जाता रहे। धन्यवाद।